डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक का नाम है, बहुत इजी टॉपिक जो आप सभी लोग फेमिलियर भी होंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपने स्टडी किया है क्लास 9th में भी, 8th में भी। कौन कॉन्सेप्ट था लीनियर इक्वेशन का, लेकिन उस समय आपके पास वन वेरिएबल हुआ करता था। 10th क्लास में ये स्टार्ट हुआ है कि टू वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट हमें डिस्कशन करना है, जिसमें लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होगा लेकिन इंक्लूड होंगे दो वेरिएबल्स। तो सबसे पहले समझे इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर का नाम जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ये कैसे डिफाइन हुआ और ये कैसे जनरेट हुआ है। तो आई थिंक सो कि पहले आपको मैं इस चैप्टर के बारे में एक इंट्रो दे देता हूँ। जैसे कि आप डेफिनेशन के टर्म्स में जानते हैं कि आपको कुछ टर्म्स जो इस चैप्टर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जैसे वेरिएबल। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि वेरिएबल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, उसको कहते हैं अपन वेरिएबल्स। जनरली इसको हम एक्स वाई जेड लेटर से डिनोट करते हैं। इक्वेशन का मतलब जो आपके पास है, इक्वेशन के केस में जो हमें सभी लोगों को मालूम है कि पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विथ इक्वल टू साइन को हम इक्वेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन मतलब जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेटर्स का कलेक्शन होता है, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2x + 5, ये हमारे पास क्या है, दिस इज एक्सप्रेशन है। अगर इस एक्सप्रेशन के साथ में हम इक्वल टू लगाकर कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी से एसोसिएटेड कर देते हैं तो इट बिकम्स इक्वेशन। ये एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह से x² माइनस में 5x + 6 = 0। इस तरह का हमारे पास जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जिसमें भी इक्वल टू का साइन होता है, वो बिकम अ इक्वेशन हो जाती है। तो हमारे पास इक्वेशन टर्म इज क्लियर, वेरिएबल इज क्लियर। नाउ लीनियर इक्वेशन, एक पर्टिकुलर ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल लिखा हुआ है, इसमें एक वेरिएबल x कंसीडर किया गया है और वेरिएबल x की जो पावर है दैट इज 1 है, इसलिए हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन को कहेंगे लीनियर इक्वेशन। अब हाउ मच वेरिएबल्स आर देयर, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, तो आंसर मिल रहा है कि आपके पास सिर्फ वेरिएबल एक है, दैट इज x। तो आप उसको कहेंगे, दिस इज द कॉन्सेप्ट वी कैन से, कि हम ये कह सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल इज देयर, x के टर्म्स में। कभी आपके पास कोई पर्टिकुलर इक्वेशन में y वेरिएबल भी हो सकता है, z हो सकता है, इस तरह। ये भी एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स इंक्लूडेड हैं, उसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जस्ट लाइक 2x माइनस में 3y + 5 = 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में लिखी गई है। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर x y आर द वेरिएबल्स। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर मान लीजिए टू वेरिएबल्स के टर्म्स में लीनियर इक्वेशन लिखी गई है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax + by + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, जहां पर a b c तीनों जो नंबर्स हैं दे आर रियल नंबर्स, एंड कंडीशन इस पर होती है a और b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a और b शुड नॉट बी इक्वल टू 0 क्यों लिखा गया है? ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जहां पे सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, मींस रैशनल या इरैशनल हो सकते हैं। a और b की कंडीशन है कि इस पे ये 0 नहीं होना चाहिए। दैट इम्प्लाइज, इसका रीजन ये है कि अगर मान लीजिए a 0 हो जाएगा, अगर सपोज a 0 हुआ, तो उस केस में हमारे पास इक्वेशन बनेगी by + c = 0, जो डिनोट कर रही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर सपोज b 0 हुआ, तब आपके पास इक्वेशन बनेगी दैट इज ax + c = 0। दैट मीन्स अगेन फिर से ये बन रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल। सो अगर इस पे कंडीशन हमारे पास, इसलिए कंपलसरी कंडीशन होती है कि हमारे पास a और b दोनों 0 नहीं होना चाहिए। c में भी और मे नॉट भी 0 हो सकता है। कि अगर आप कोई ऐसा एग्जाम्पल लिखते हैं 2x + 3y = 0, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल है। इसमें c 0 है,
लेकिन ये एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन बिकॉज इसमें दोनों वेरिएबल कंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है। अब किसी भी लीनियर इक्वेशन की बात आती है, उसके रिलेटेड नेक्स्ट इज सॉल्यूशन की। तो जैसे हम जानते हैं कि अर्लियर क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के टर्म्स में कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपको सोल्यूशन निकालना आसान है। जैसे 2x - 4 = 0 है। सोल्यूशन का सबसे पहले तो मीनिंग समझे कि सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। सोल्यूशन का मतलब होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने पर LHS और RHS आपके इक्वल आए, या वी कैन से इन शॉर्ट कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज द सोल्यूशन। जैसे इस केस में हमारे पास सॉल्व करने पर हम अगर x की जगह 2 प्लेस करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, उसके LHS और RHS इक्वल आते हैं। ओनली वन वैल्यू, ठीक है, x के 2 के अलावा अगर आप कोई भी दूसरी अदर वैल्यू को प्लेस करेंगे तो इसका आंसर मतलब इसका सॉल्यूशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इक्वेशन को, बिकॉज LHS और RHS उस केस में डिफरेंट आएंगे। सो हमारे लिए एक यूनिक सॉल्यूशन इसका x = 2 है, पर इट्स क्वाइट इजी, आसान है कैलकुलेट करना। लेकिन अगर आपके पास यही कोई इक्वेशन आ जाती है कि 2x + 3y - 6 = 0, तो उस केस में क्या होगा कि हमें ये दो वेरिएबल्स हैं। अब इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो x एंड y की दोनों की वैल्यूज हमें साइमल्टेनियसली पुट करके देखना पड़ेगा। तो ये जो चीजें होती है, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है और आपके पास नंबर ऑफ इसमें वेरिएबल्स 2 हैं, तो हमें एक और इक्वेशन क्या है, एक ही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमें x एंड y की दोनों की वैल्यूज होना चाहिए, जो एक इक्वेशन से पॉसिबल नहीं है। इसमें ज्यादातर आप क्या कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से आप बहुत कोशिश करने के बाद कुछ रिजल्ट आ पाएगा। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट और टीडियस मेथड की आप उसमें हिट एंड ट्रायल बार बार लगाएं। तो ये बात समझ में आई कि लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल्स का होगा तब उस केस में हमें सॉल्यूशन उसका कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन सफिशिएंट नहीं है। तो हमारे पास फिर कॉन्सेप्ट आया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स के टर्म्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, कि अगर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 हैं तो हमारे पास बट ऑब्वियस होना चाहिए कि हमारे पास उसमें इक्वेशंस भी, नंबर ऑफ इक्वेशंस भी 2 होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए हमें एक पेयर कंसीडर करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0, where again a1 b1 c1 a2 b2 c2 are the real numbers and a1 a2 b1 b2 are not equals to 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अब इनको सॉल्व करके आप वेरिएबल x एंड y की वैल्यूज को कैलकुलेट इजीली किया जा सकता है, बिकॉज देयर इज नो प्रॉब्लम कि अब इक्वेशंस हमारे पास 2 हो गई हैं। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो पेयर ऑफ के टर्म्स में है उनको हम सॉल्व कैसे करें, सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, इसके लिए भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें सबसे पहले मेथड्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर 2 वेरिएबल की इक्वेशन को मेथड्स क्या क्या होती हैं सॉल्व करने की, तो उसका तरीका हमारे पास क्लियर है कि हमारे पास इस पर्टिकुलर मेथड को सॉल्व करने के लिए देयर आर द 2 मेथड्स होती हैं। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। ग्राफ की हेल्प से भी हम इस पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड जो हमारे पास मेथड है दैट इज नोन एज एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू भी हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जब एल्जेब्रिक मेथड की बारी आएगी तो हम एल्जेब्रिक मेथड में देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स। पहला मेथड जो होता है वो कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। ये कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड वन इज कॉल्ड हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड सेकेंड मेथड हमारे पास। एंड द थर्ड वन इज, जो थर्ड मेथड होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड्स एल्जेब्रिक मेथड्स हैं
एल्जेब्रिक मेथड्स मतलब उन मेथड्स को जिनमें कैलकुलेशन के बेसिस पर यू कैन कैलकुलेट, कि आप कैलकुलेशन के बेसिस पर उस लीनियर इक्वेशन के पेयर के सॉल्यूशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरी मेथड, अगर आपको ग्राफ की मेथड्स बनाना है तो दैट इज अ ग्राफिकल मेथड। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो अप्रोचेस होती हैं, ग्राफिकल मेथड एज वेल एज एल्जेब्रिक मेथड्स। ग्राफिकल में ग्राफ की हेल्प से और एल्जेब्रिक मेथड्स में हम लोग जो सॉल्व करते हैं दैट इज बाय थ्री डिफरेंट अप्रोचेस, थ्री डिफरेंट मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इनको आज हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट विथ कि सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्राफिकल मेथड। तो लेट अस कंसीडर कि ग्राफिकल मेथड होता है क्या है और इसमें हम किस तरीके से वर्किंग करते हैं। तो आई थिंक सो कि हालांकि ग्राफिकल मेथड के बारे में सबसे पहले आप सभी लोगों को नॉलेज होगा उससे, क्योंकि अर्लियर क्लासेस में भी 9th क्लास में भी आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के केस में ग्राफ प्लॉट करने के लिए एग्जाम में मिलता था। अब सवाल है कि यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ये मालूम है कि अगर ग्राफिकल मेथड पे अगर हम जाते हैं तो उस ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए आपको ये मालूम है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है, किसका? लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो वो डिपेंड करता है कि वो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा, सबसे पहली बात है कि एक लाइन के फॉर्मेट में मिलेगा। इट्स अ फॉर्म ऑफ अ लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होता है लीनियर इक्वेशन में। कोई भी एक लीनियर इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो इट्स फॉर्म्स इनटू द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, दैट इज अ फॉर्मेट ऑफ लाइंस के फॉर्मेट में। इसमें दो डिफरेंट केसेस होते हैं कि अगर मान लीजिए लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में है, अगर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में है तो वो हमेशा आइदर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बनती है लाइन, या सपोज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगर आप कुछ इस तरह का बनाते हैं तो लाइंस का फॉर्मेशन या तो इस तरह से या आपके पास कुछ इस तरह से मिलता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में ग्राफ हमेशा किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस एक्स या वाई एक्सिस के क्या होता है, हमेशा पैरेलल में लाइन बनती है। और अगर इन केस अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन मान लीजिए सपोज 2 वेरिएबल्स की मिलती है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स कंटेन करती है, तो उस केस में हमेशा एक स्लैंट लाइन बनेगी हमारे पास। स्लैंट लाइन मींस कोई भी एक्सिस को कट करते हुए, दोनों एक्सिस को कट करते हुए किसी एक्सिस के पैरेलल में लाइन नहीं बनेगी, वो हमेशा एक स्लैंट लाइन बनती है। तो 2 वेरिएबल में इक्वेशन से हमें जो लाइंस का फॉर्मेशन होता है वो स्लैंट फॉर्मेट में होता है, और जो 1 वेरिएबल में इक्वेशन होती है वो हमेशा किसी भी एक्सिस के पैरेलल में, आइदर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल में लाइन बनती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कि ग्राफिकल मेथड में स्ट्रेट लाइन बनेगी, 1 वेरिएबल होगा तो पैरेलल टू द एक्सिस एंड 2 वेरिएबल होगा तो एक स्लैंट लाइन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दैट इम्प्लाइज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के टर्म्स का मतलब है कि हमारे पास 2 इक्वेशंस होंगी। इसका मतलब है कि 2 स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। जब 2 स्ट्रेट लाइंस बनेंगी तो हमें ग्राफ, कोई ऐसी क्या प्रोसीजर है, क्या ऐसा कोई टेक्निक है, क्या ऐसा कोई हमारे पास अप्रोच है जिससे हम ग्राफ को प्लॉट करने से पहले ही उन लाइंस का नेचर पता चल जाए कि वो लाइंस किस तरह से ड्रॉ की जानी है, किस तरह से बनने वाली हैं। वो लाइंस हमारे पास स्लैंट आएंगी तो स्लैंट लाइन में भी किस तरीके से फॉर्मेशन होगा लाइंस का। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक अपन टेबल डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो पहली इक्वेशन के लिए है और दूसरी इक्वेशन के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहां पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये कहलाते हैं कोफिशिएंट्स एज वेल एज द कांस्टेंट्स कहलाते हैं। तो इन कोफिशिएंट के बेसिस पर भी हम ग्राफिकल मेथड में ग्राफ प्लॉट करने से पहले हम उन इक्वेशंस का नेचर की वो किस तरह से ड्रॉ की जाएंगी, हम उसको एडवांस में पहले से ही पता कर लेते हैं। तो एक तरीका है हमारे पास जो एक बहुत इंपॉर्टेंट समरी है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ कि टेबलर फॉर्मेट में, कि यहाँ पर मान लीजिए अपने पास सबसे पहले ये जो है कोफिशिएंट्स है, तो हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स का रेशियो हमने कैलकुलेट किया। यहाँ पर हम कोफिशिएंट्स ऑफ रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स निकालेंगे। दूसरा, इस
पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बेसिस पर, मतलब इसमें जो कोफिशिएंट के रेशियो है इसके बेसिस पर आप पता कर सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के हाउ मेनी सॉल्यूशंस, मतलब कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है। और साथ ही साथ इसमें ग्राफ के बेसिस पर जब अपन ग्राफ बनाते हैं तो नेचर ऑफ लाइन मींस एक तरह से लाइंस का जो फॉर्मेशन होगा, किस तरह से लाइंस जाएंगी, उनको आप पता कर सकते हैं। एज वेल एज लास्ट थिंग कि आप ये भी पता कर सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन का जो टाइप है वो कैसा है। मतलब इसमें अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं कि वो टर्म कहलाता है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अभी आपको मैं मीनिंग क्लियर करता हूँ उस चीज़ का। पहले हम बात करें कि 3 अगर डिफरेंट अलग अलग अप्रोचेस हमारे पास हैं तो उनमें कोफिशिएंट के रेशियो से हम क्या पता करा जा सकता है। सबसे पहले आप क्या करिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो x के कोफिशिएंट्स होते हैं उनको a1 a2 कहा जाता है, जो y के कोफिशिएंट होते हैं उनको b1 b2 कहा जाता है, और कांस्टेंट c1 एंड c2 है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि जो इक्वेशंस को इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आइए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आने के बाद में आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर इक्वेशन को के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। जैसे आपने क्या किया, a1 और a2 का रेशियो निकाला और b1 और b2 का रेशियो निकाला। सपोज दे आर नॉट इक्वल। अगर a1 और a2 का रेशियो और b1 और b2 का रेशियो जो है वो सपोज इक्वल नहीं आ रहा है, तब आपके पास उस पर्टिकुलर इक्वेशन का इट इज़ वेरी मच क्लियर कि उसमें अपन को c1 और c2 का रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसमें जो सोल्यूशन मिलेगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा। इट्स अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब ओनली वन सोल्यूशन। इसका मतलब है कि x एंड y की सिर्फ एक पेयर ऑफ वैल्यूज, मतलब सिर्फ एक वैल्यू, x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू ही सिर्फ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, बाकी कोई भी वैल्यूज उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। जैसे अगर सपोज मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का इसमें एग्जांपल देखूं कि अगर मैं बात करता हूं कि 2x प्लस 3y माइनस में 6 इक्वल्स टू 0, x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 मान लीजिए इक्वेशंस हैं। आपने a1 अपॉन में a2 करेंगे तो 2 अपॉन में 1 यानी 2 आएगा और ये आएगा आपका 3 अपॉन में 4, दैट इज बोथ आर नॉट इक्वल। तो उस केस में क्या होगा कि हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस केस में अगर इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर में हमेशा एक पेयर ऑफ लीन इक्वेशंस, मतलब x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू मिलेगी जो इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज यूनिक सोल्यूशन कहलाता है। अब सवाल है कि अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन का ग्राफ हम अगर प्लॉट करें तो उनका नेचर क्या होगा। तो वो हमेशा जो लाइंस आएंगी वो हमेशा होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पर, ये उसका यूनिक सोल्यूशन है, एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी और लाइंस का नाम होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस का नाम क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब एक दूसरे को सिंगल एक ही पॉइंट पर वो एक दूसरे को कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ लाइंस। और इसके बाद आता है, जैसे मैंने आपको बताया था, टाइप ऑफ सोल्यूशन में दो ही चीज का अपने पास है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व किया और उसको सॉल्व करने पर एक्स एंड वाई के हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, यूनिक रिजल्ट्स मिलेंगे, मतलब आपका आंसर कोई ना कोई ऐसी वैल्यूज होना चाहिए एक्स एंड वाई की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो उसको कहते हैं हम लोग, उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सॉल्यूशन को कहा जाता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको एक सॉल्यूशन मिले या एक से ज़्यादा मिले, पर आपको अल्टीमेटली उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले सॉल्यूशन ज़रूर से मिलेंगे, उसको कहा जाता है कंसिस्टेंट। इज इट क्लियर? ये फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप है कि मान लीजिए अगर आपने सॉल्व किया और a1 और a2 की वैल्यू b1 और b2 के बराबर आ गई। सपोज a1 और a2 की वैल्यू b1 और b2 के बराबर आ गई सपोज, तो उस केस में हमारे पास जो पर्टिकुलर, फिर हम c1 और c2 के रेशो को भी कंसीडर करेंगे। c1 एंड c2 का रेशो भी हमने कंसीडर किया। इसमें दो केसेस हो सकते हैं, मान लीजिए इन्हीं के बराबर आ जाए। अब इनके बराबर अगर a1 और a2 और b1 b2 का रेशो अगर मान लीजिए सपोज आ जाता है, तब उस केस में हमारे पास ये जो कंडीशन बनती है वो कंडीशन आती है कि हमारे पास इन इक्वेशन को सॉल्व करने पर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे यानी बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन होंगे जो एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को रखने पर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है, एंड अगर हमने कंसीडर किया कि 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0, अगर आप इसका रेशो निकालें तो कोफिशिएंट का रेशो पहले वाले में 1/2 आएगा, 3/6 वो भी 1/2 एंड 6/12 इक्वल टू 1/2। तीनों रेशोज आपस में इक्वल एक दूसरे के। तो इस तरह का जो नेचर होता है दैट इज वी कैन से कि हम इसको कहते हैं कि ये इनफाइनाइट मनी सोल्यूशन जनरेट करेगा। और जो हम ग्राफ अगर इन पर्टिकुलर इक्वेशन का प्लॉट करेंगे तो हमारे पास जो पर्टिकुलर इक्वेशन होगी वो कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई लाइंस बनेंगी जिनको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस कैसे बनती हैं? जब आपके पास पर्टिकुलरली एक ऐसा इक्वेशंस का पेयर हो जिनके कोफिशिएंट का रेशो सेम आ जाए। और ध्यान रखिए कि चाहे इसमें देखिए, यानी इसका मतलब हुआ कि इनफाइनाइट पॉइंट्स पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स पर, यानी ये जो जिन कॉमन पॉइंट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं सोल्यूशन कहा जाता है। इसमें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए अपने पास कहलाता है दैट इज वी कैन से यूनिक सोल्यूशन, एक है। और जब सो मेनी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको कहा जाएगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस। और इसके लिए लाइंस का नेचर क्या होगा? कोइंसिडेंट। और सोल्यूशन, चाहे अपन इसमें एक सोल्यूशन मिल रहा है, इसमें बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं, पर आपको सोल्यूशन तो मिल रहे हैं, सोल्यूशन मिलने को ही अपन कहते हैं कंसिस्टेंट। इसका सोल्यूशन का भी जो नेचर होगा वो क्या होगा? कंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा। मींस कंसिस्टेंट है, लाइंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशन कंसिस्टेंट है मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कि उसका सोल्यूशन जरूर से जनरेट करे, चाहे एक रिजल्ट हो या बहुत सारे रिजल्ट हो। लास्ट केस अपन समझ लेते हैं कि इसमें अगर a1 a2 इक्वल आया और b1 b2 के, और जब हमने c1 c2 को कैलकुलेट किया तो वो इक्वल नहीं आया। ये थर्ड लाइंस का थर्ड पेयर ऑफ टाइप ऑफ नेचर है इस लाइंस का। इस केस में हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है, देयर इज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन जैसे अगर आप इसमें 6 और 12 को कुछ रिप्लेस कर दे, मान लीजिए इक्वेशन ऐसी हो 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस में 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, तो रिजल्ट आएगा 1/2, इसका रेशो 1/2 और इसका रेशो आ गया 1/3, जो इनके इक्वल नहीं है। तब उस केस में हमारे पास नो सोल्यूशन मतलब देयर इज नो पॉइंट विच इज कॉमन इन बोथ द लाइंस। दोनों लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। इस समय हमारे पास जो लाइंस बनती है वो हमेशा नेचर वाइज पैरेलल लाइंस होती है। नेचर वाइज पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। और इस समय क्योंकि अपने पास देयर इज नो कॉमन पॉइंट, सो कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो जब कोई भी सोल्यूशन ना मिले उसको कंडीशन कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो सोल्यूशन का नेचर इसमें क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। मींस हमारे पास जो सोल्यूशन होगा उसमें कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है। आंसर ना मिलना या कॉमन सोल्यूशन ना मिलना इज नोन एज इनकंसिस्टेंट कंडीशन। तो इस समय आपको जो, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समरी जो आपको ग्राफिकल मेथड हो या एल्जेब्रिक मेथड हो, जिसको भी आप सॉल्व करना चाहते हैं जिस मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, तो उसमें आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ही अगर पूरा आपको आइडिया लेना है कि वो लाइंस, अगर ग्राफिकल मेथड है तो लाइंस कैसे बनेंगी और मान लीजिए वो सॉल्यूशन कैसा होगा। और मान लीजिए सपोज आप एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें एक सॉल्यूशन मिलेगा या एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस मिलेंगे, सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है ये इस समरी, इस पर्टिकुलर टेबल से हम पता कर सकते हैं बाय ऑन द बेसिस ऑफ ये क्या है, कोफिशिएंट के जो रेशोज है उनके बेसिस पर हमने ये डिसाइड किया। ये आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा और इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल कि आपको ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करने से पहले इसका आइडिया लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ कम टू द टॉपिक कि अब आप अपन स्टार्ट करते हैं। जो डिफरेंट मेथड्स अपन ने देखी थी उसमें से ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने का क्या वे है, ग्राफिकल मेथड किस तरह से सॉल्व किया जाता है और ग्राफिकल मेथड में हम इन लाइंस को कैसे जज कर पाएंगे। तो ग्राफिकल मेथड से, है ना, ग्राफिकल मेथड से दो पेयर ऑफ मतलब लीनियर इक्वेशन है, उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया जो जनरली बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास इस तरह का नेचर, मैं एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ और जिसमें मैंने सारी कंडीशन, जितना भी पूछा जाता है, जितना भी आप बोर्ड एग्जाम्स में क्वेरीज हो सकते हैं रिलेटेड टू दैट, वही चीज़ कंसिडर किया है।
तो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और इक्वेशंस हमारे पास हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0. x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का आपको ग्राफ प्लॉट करना है. इसके बाद आपको करना क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the vertices of a triangle, of the triangle constructed by या formed by इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है. उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है किसके, वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल के, जो फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, इन लाइंस के थ्रू, एंड द एक्स एक्सिस और इन लाइंस के, मतलब आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो दो इक्वेशन से दो लाइंस, स्ट्रेट लाइन जनरेट होगा और तीसरे नंबर पे एक्स एक्सिस है. इन तीनों से हमें क्या मिलेगा, एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा. उस ट्राइंगल के आपको वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. इसके अलावा मैं आपको एक पूरा कंप्लीट इक्वेशन करा दूंगा. और क्या बन सकता है, शेड द ट्राइंगल हो सकता है. ट्राइंगल अगर आपको बनाना बनता है तो उसको शेड करना, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया. जो ट्राइंगल बना उसका एरिया भी कैलकुलेट करना. तो दिस इज वी कैन से कि ये कंप्लीट प्रोसेस है जिसके थ्रू हम, मतलब कंप्लीट क्वेश्चन इज देयर जिसमें मैक्सिमम ये चीज़ें जो पूछी जा सकती है एग्जाम में. एक ग्राफिकल मेथड में क्या क्या हो सकता है, ग्राफ को लाइंस बनाना, ट्राइंगल जनरेट करना, ट्राइंगल जो बन रहा है उसके वर्टाइसेस निकालना, कोऑर्डिनेट्स निकालना, उसके शेडिंग करना और उस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना. जो सारी सब चीज़ें मैंने इस पर्टिकुलर ग्राफ में कवर करी हैं. तो हम चलते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्राफ को कैसे ड्रॉ करें, और ग्राफिकल मेथड में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह का और क्या हो सकता है. तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ग्राफिकल मेथड, जिसके बारे में हालांकि प्रीवियसली आपको नॉलेज है, बट ये कि आपके पास लास्ट ईयर सिर्फ एक इक्वेशन दी जाती थी 2 वेरिएबल्स के टर्म्स में और उसका एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होता था. यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है. तो हमारे पास सबसे पहले हमने इक्वेशन को लिखा कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है. सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट कि दो पेयर ऑफ जो आपके पास इक्वेशन दी गई हैं, उन इक्वेशंस में हमें पता कर लें स्टार्टिंग में ही कि आपको जो है ये नेचर ऑफ लाइंस किस तरह से मिलने वाली हैं, किस तरह सा ग्राफ प्लॉट होगा. तो इसमें अपन ने कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो रिजल्ट में हमारे पास क्या है, a1 इक्वल्स टू 1 है, b1 इक्वल्स टू -1 है और c1 इक्वल्स टू 1 है. एंड इसी तरह से a2 आपका 3 है और b2 आपका 2 है और c2 आपका -12 है. हम a1 अपॉन में a2 का रेशियो निकालते हैं जो 1/3 आ रहा है, और हमने b1 अपॉन में b2 का रेशियो निकाला जो -1/2 आ रहा है. तो इसका मतलब है कि a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हुआ. इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो लाइंस अभी आने जा रही हैं ग्राफ मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी. ये हमें पता चल गया. ये इक्वेशन नंबर दिस इज 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हमने जब कोफिशिएंट्स ऑफ रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट कैलकुलेट किया तो उसके बेसिस पर हमें लाइंस का नेचर पता चल गया कि इंटरसेक्टिंग आने वाली हैं. अब इसको हम मान लीजिए पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेट जो आपको मिले हैं उनको हमें सॉल्व करने के लिए पहले उन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले सॉल्यूशंस कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो सोल्यूशन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने पहली इक्वेशन ले ली x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0. हम ये देख रहे हैं कि ऑलरेडी दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट में कोफिशिएंट 1 और -1 है इस तरह से. तो ये आसान इक्वेशन होती है. जिसमें कोफिशिएंट 1 के अलावा होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसमें सोल्यूशन निकालना. इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं कि -y है तो इस तरफ ले जाकर उस इक्वेशन को
हम सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में ऐसा लिखा जा सकता है y इक्वल टू एक्स प्लस वन, बिकॉज y इस तरफ चला गया तो ये माइनस का प्लस हो गया, बाकी ये दोनों टर्म एज इट इज है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन हुआ। तो सोल्यूशन निकालने के लिए हम वन बाई वन x में जो है वैल्यूज को प्लेस करते चले जाएंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में रिस्पेक्टिवली हमें y की पॉसिबल वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। तो हमने इसमें वैल्यूज प्लेस किया। अब सवाल है कि कितने सॉल्यूशंस या कितने वेरिएबल्स की वैल्यूज यहाँ पर हमें रिप्लेस करना है, कितने अपने पास सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरली स्टैंडर्डाइज ये कि वैसे तो आप दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे भी स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन कई बार अगर आपने मान लीजिए कोई मिस्टेक कर दिया कैलकुलेशन वाइज और दो पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट गलत आ गया आपके पास, स्ट्रेट लाइन तो बनेगी वो सही नहीं होगी। इसलिए आप कोशिश करें कि किसी भी पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो ये चेक कर ले कि हमें हमेशा 3 सॉल्यूशन को मेंटेन करें, ताकि कोई अगर एरर होगी, मान लीजिए 3 पॉइंट्स वो क्या होने चाहिए, कोलिनियर आएंगे। अगर कोलिनियर आ रहे हैं तो इसका मतलब सही है, बिल्कुल सही बात आ रही है कि अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है। अगर उसमें से एक भी सॉल्यूशन मान लीजिए कोई गड़बड़ आ जाएगा तो कभी भी कोलिनियर लाइंस नहीं बन पाएंगी, और कोलिनियर बनना कंपलसरी है अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो इसके पर्पज से हमारे पास इक्वेशन का रिजल्ट ये आया। हम क्या करते हैं बारी बारी से, जैसे पहले हमने x को चाहे तो 0 भी प्लेस कर सकते हैं, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने x के 0 रखा तो सॉल्व करने पर हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। फिर हमने x की जगह मान लीजिए सपोज 1 प्लेस किया तो y की 1 + 1 दैट इज 2 मिल गया। और इसी तरह से हमने x की जगह मान लीजिए 2 प्लेस किया तो उसको सॉल्व करने पर y इक्वल टू 3 मिल गया। तो ये 3 हमारे पास सोल्यूशन आ गए। अगर हम चाहें तो उसको यहाँ पर है ना अलग से एक बॉक्स बनाकर x - 1 + 1 + 1 = 0 की जो इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन को हमने चाहे तो ऐसे मेंशन कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस वन, कि हमने x और y को x 0 रखा तो 1 मिला, 1 रखा तो 2 और 2 रखने पर 3 मिला। टेबलर फॉर्मेट में इसको डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली ये एक्टिविटी अपन को परफॉर्म करनी पड़ेगी फॉर द सेकेंड इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास जो है सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। अब इसको भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखने का तो तरीका ये कि हमने अगर y के कोफिशिएंट को अगर, क्योंकि जिसका कोफिशिएंट छोटा है उसको आप कोशिश करिए लेफ्ट हैंड साइड पे रखने के लिए, तो इससे क्या होगा ये टर्म्स दोनों अदर साइड पे जाएंगे तो मिलेगा 12 - 3x और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 - 3x डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ये फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें आपको 1 बाई 1 इसमें भी अगेन 3 सोल्यूशन निकालने हैं। जो 3 सोल्यूशन आप निकालने जाएंगे इसमें नेचर से ये पता चल जाएगा कि इसका डिवाइजर 2 है। मान लीजिए सबसे पहले हमने लेट अस स्टार्ट विथ कि हमने सबसे पहले मान लीजिए x की जगह 1 प्लेस किया, x की जगह हमने 1 प्लेस करा, मान लीजिए तो 1 प्लेस करा, सॉरी 0 प्लेस किया मान लीजिए हमने पहले स्टार्टिंग में, तो 0 प्लेस करने पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 × 0 दैट इज 0, 12/2 दैट इज आंसर इज 6 मिल गया हमें। जब हमने 0 प्लेस किया तो y की वैल्यू क्या मिली, हमें 6 मिली। अगर हम चाहते हैं कि वैल्यू अगली वैल्यू भी क्या हो, इंटीजर के फॉर्मेट में आए, तो उसका ऑप्शन ये कि हमारे पास जो डिवाइजर का ये टर्म लिखा हुआ वो हमारे लिए बहुत बड़ा हिंट होता है। जैसे डिवाइजर पे 2 है, मतलब हर 2 वैल्यू, मतलब एक वैल्यू के बाद में हर सेकेंड वैल्यू आपको इंटीजर मिलेगी। हर सेकेंड वैल्यू इंटीजर का मतलब कि अगर x को 0 रखने पर अगर आपको y का इंटीजर वैल्यू मिली है तो 1 रखने पर आंसर इंटीजर नहीं मिलेगा। चेक भी कर सकते हैं, 3 × 1 = 3, 12 - 3 कितना हुआ 9, 9/2 यानी 4.5, इंटीजर नहीं आया। तो आपको ये बताता डिवाइजर अगर 2 है तो ये बताएगा कि हर सेकेंड वैल्यू पे आपको इंटीजर मिलेगा। जैसा अगर आपको 0 पे मिल गया पहले, तब आपको अगली वैल्यू जो है कहाँ पे मिलेगी, 2 पर। 2 प्लेस किया तो 2, 3 × 2 = 6, 12 - 6, 6/2 दैट इज आंसर इज 3। एंड थर्ड वैल्यू इज x इक्वल टू, आपके पास अगर 2 पे मिल गया तो अगला हम रिजल्ट या तो 4 पे मिल सकता है, 6 पे मिलेगा, या बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं कि 0 पे मिला तो -2 पे इंटीजर मिलेगा और x की वैल्यू -4 रखने पर इंटीजर मिलेगा। सपोज हमने 4 प्लेस किया, 4 प्लेस करने पर हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, 3 × 4 = 12, 12 - 12 कितना हो गया 0, तो आंसर कितना मिल गया हमें, y इक्वल टू 0 मिल गया। इस इक्वेशन का भी हम चाहें तो अलग से टेबलर फॉर्मेट बना सकते हैं कि इक्वेशन हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वेशन इज 3x + 2y माइनस में 12 = 0 है। इसका अगर हम टेबलर फॉर्मेट निकालते हैं
तो उस टेबलर फॉर्मेट से जो रिजल्ट मिलेगा आपको एक्स एंड वाई के टर्म्स में कि हमने 0 प्लेस किया था तो 6 मिला था, 2 प्लेस किया तो आपको 3 मिल रहा है, और 4 प्लेस करने पे 0 मिल रहा है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने का तरीका हो गया कि हमने 3 सॉल्यूशन निकाल लिए उन दोनों लीनियर इक्वेशंस के। नाउ कम टू द पॉइंट कि अब हम इनकी हेल्प से ग्राफ कैसे प्लॉट करें। तो इट इज़ क्लियर दैट कि आप सभी लोगों को ये समझ में आएगा, क्योंकि हालांकि ये ऑप्शन आपने लास्ट ईयर 9th में भी ग्राफिकल मेथड का जो कॉन्सेप्ट था उसमें भी आपने इस तरह से सॉल्यूशंस निकाले थे, और सॉल्यूशन निकालने के बाद में अब द कॉन्सेप्ट इज दैट कि अब आपको प्लॉट करना है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हमें ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं फिर से इस पर्टिकुलर पोर्शन को रब करता हूँ कि इस पर्टिकुलर चीज़ में आप देखिए कि अब ग्राफ का एक्चुअल कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, ग्राफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। तो इसलिए हमने सबसे पहले वो ग्राफिकल मेथड का स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्मेट ड्रॉ किया। इसमें ये ध्यान रखना है कि ये हमारे पास जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन, ये एक्स का नेगेटिव एक्सिस है और ये वाई का नेगेटिव एक्सिस है। हमें टेबलर फॉर्मेट सॉल्यूशन से ये पता चल रहा है कि जो रिजल्ट निकल के आ रहा है उसकी सारी वैल्यूज हमारे पास या तो 0 है या पॉजिटिव है, देयर इज नो नेगेटिव वैल्यूज। इसका मतलब है कि वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड का एरिया हमारे पास यूज में नहीं होगा। तो चाहे तो आप इसको छोटा भी रख सकते हैं, इससे ये पता चल जाएगा। एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम प्लॉटिंग होगी तो आप चाहें तो एक्स एक्सिस को इंक्रीज भी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज क्लियर दैट कि सारी वैल्यूज आइदर 0 और पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। तो इसमें सोल्यूशन में शेडिंग या जनरली हमारे पास जो ड्राइंग होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट में कोई भी, क्योंकि सारी वैल्यूज लेफ्ट पे निगेटिव है, वो वैल्यूज आपको ऑक्यूपाई नहीं कर रही हैं, तो वहाँ पर वो वैल्यूज नहीं आएंगी। तो हमने सबसे पहले देखा कि वैल्यूज ऑन द राइट पे मिलेंगी। दूसरा रिजल्ट आपको देखना, ऑब्जर्व करना है कि इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है। जैसे अपन को दिख रहा है कि हाईएस्ट वैल्यू 6 है, इसका मतलब है कि हमें जो प्लॉटिंग करना चाहिए, जो भी आपको ड्रॉ करना है, वो मैक्सिमम 6 यूनिट तक करना है, क्योंकि 6 तक आपको ड्रॉ करना कंपलसरी होगा। तो आपको जो भी एक्स और वाई एक्सिस के पॉजिटिव वैल्यू या निगेटिव वैल्यूज हैं उनको आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में 4, 5, 6 मतलब मैक्सिमम 6 तक अपन को बनाना है। एक आध वैल्यूज आप डिनोट कर सकते हैं, पर देयर इज नो, इसमें ड्राइंग आपका कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो ये हमने क्या किया, मान लीजिए ग्राफ का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कार्टेशियन फॉर्मेट में बना लिया। अब इसको हम 1 बाय 1 ड्रॉ करते हैं और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे पहली इक्वेशन हमको 1 बाय 1 इक्वेशन के तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ करना है और उनको ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन करना है। पहला कोऑर्डिनेट है 0,1, पहली इक्वेशन x - y + 1 = 0 के लिए, तो 0,1 इस तरह से लाई करेगा, यहाँ पर आएगा ये, दिस इज द कोऑर्डिनेट 0,1। आप कोऑर्डिनेट को लिखते भी चलें उसका। दूसरा है कोऑर्डिनेट है 1,2, 1,2 जस्ट लाइक दिस वन, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 2, 1,2 एंड 2 रखने पे 3, दैट इज 2,3। इस तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये कहलाएगा 2,3। तीनों पॉइंट्स को आपस में आप क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। तीनों पॉइंट्स को इस तरह से आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपके पास क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन जनरेट हो गई। यहाँ पे बॉटम साइड पे या टॉप साइड पर उस इक्वेशन का नाम जरूर से मेंशन करें जिसका आपने इक्वेशन की ड्रॉ करके लाइन बनाई है, स्ट्रेट लाइन। ये पहली लाइन ड्रॉ हो गई। इसी तरह से हमें सेकंड इक्वेशन कंसीडर करना और उसका एक सोल्यूशन जो आपके पास है उसको ड्रॉ करना ऑन द ग्राफ पेपर पे। तो पहला कोऑर्डिनेट है 0,6, x पे 0, y पे 6, यानी ये लाइज ऑन, अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो हमेशा वो y एक्सिस पे लाई करेगा, और जो कोऑर्डिनेट y का होगा वही वहाँ पर वो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलेगा। तो ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया अपने पास 0,6। सेकेंड इज 2, 3। 2, 3 आपको यहीं पे पता चल गया कि 2, 3 इज द कॉमन पॉइंट, जो दोनों लाइंस का कॉमन सोल्यूशन मिल रहा है आपको। यहाँ पे देख रहे हैं 2, 3 दोनों जगह आपके पास मिल रहा है, ये 2, 3 सोल्यूशन हो गया। एंड थर्ड वन इज 4, 0। अब जिस कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है वो हमेशा x एक्सिस पे लाई करेगा, x पे जो 4 वैल्यूज होगी, तो 4,0 ये कोऑर्डिनेट आपका पास आ जाएगा, दिस इज 4,0। अब तीनों पॉइंट्स को आप अगेन फिर से ऐसे ज्वाइन कर देंगे।
और यहाँ से ये लाइन पास होकर चली गई। इसके भी बॉटम साइड पर अपन इक्वेशन को लिख देंगे, दैट इज 3x + 2y - 12 = 0। ये दोनों लाइंस को हमने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लिया और आप देख रहे हैं कि दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट अ सिंगल पॉइंट पर। तो जैसे अपने कोफिशिएंट के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि लाइंस पहले से स्टार्टिंग में अपन ने डिसाइड कर लिया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस आने वाली हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन साइन और एक दूसरे को वो सिंगल पॉइंट पर उन्होंने कट किया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका 2, 3 आ गया है, दोनों लाइंस को ड्रॉ करना है। ये हमारा कंप्लीट डायग्राम हुआ। अब अगला स्टेप क्वेश्चन का कि इसमें ट्राइंगल जो भी बन रहा है फॉर्म बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, उसको ट्राइंगल को शेड करना है। तो आपको समझ में आ रहा है कि एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है और तीसरा लाइन हमें कंसीडर करना है एक्स एक्सिस। तो इनसे बनने वाला जो ट्राइंगल होगा वो ये ट्राइंगल बनेगा। तो इस ट्राइंगल को अपन ने क्या कर दिया, शेड कर दिया। पहला उनका जो जैसे अलग अलग तरह के उन्होंने जो क्वेरीज पुटअप करी हैं अपन के लिए, वो क्वेश्चंस में पार्ट जो दे रहा है कि हमने उस ट्राइंगल को शेड कर दिया जो इन दोनों लाइन से ड्रॉ हुआ है और एक्स एक्सिस के थ्रू। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि दोनों लाइंस और वाई एक्सिस से बनने वाले ट्राइंगल को शेड करिए। तो दो लाइंस ये हैं, वाई एक्सिस अपना ये है, तब उस केस में ये वाला जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल 0, 1, 2, 3 और 0, 6 से बनने वाला जो ट्राइंगल था उसको शेड करना है। अगर वाई एक्सिस पूछा जाता, दिस इज वाई एक्सिस। अगर उन्होंने अभी क्वेश्चन में एक्स एक्सिस बोला है तो अपने पास एक्स एक्सिस ये है और ये दो लाइंस, इनसे बनने वाला ये ट्राइंगल का आपका फॉर्मेशन हुआ। दिस इज द ट्राइंगल जो एक्स एक्सिस और दोनों लाइंस के से ड्रॉ हुआ है। और इस लाइन का जो, इस ट्राइंगल्स का जो शेडेड है एरिया जो है उन्होंने शेड कर दिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के जो वर्टाइसेस हैं वो कौन कौन से हैं और क्या क्या है। तो ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस आपके पास है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। दिस इज द कॉमन पॉइंट। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे x पे -1 है और y पे 0 है। तो पहला कोऑर्डिनेट हो गया -1, 0। दूसरा कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 4, 0 है ये। और तीसरा हमारे पास जो वर्टाइस होगा, वर्टाइसेस कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस, वो आपके पास कॉमन पॉइंट दैट इज 2, 3 के बराबर है। तो ये तीनों ट्राइंगल के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये आपका एक पार्ट हो गया कि अगर इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालना है ना, तो हमारे पास ये रिजल्ट उसका हो जाएगा। लास्ट पार्ट कि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैलकुलेट करने के लिए हमने ये देखा कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैलकुलेट करना, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज समथिंग लाइक दैट कि आपको इस ट्राइंगल को जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया हमेशा बेस इनटू हाइट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वांटिटी में बेस हमारे पास क्या है, हम चाहें तो इनको इंडिकेट कर सकते हैं वर्टेक्स से भी, जैसे कैपिटल ए है ना, कैपिटल बी और कैपिटल सी के नाम से। तो आप वर्टेक्स को ABC लेटर से भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टेक्स का नेम देके कोऑर्डिनेट्स। बेस हमारे पास जो आ रहा है दैट इज ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है, और हाइट हमारे पास जो है, सपोज ये पर्टिकुलर कोई पॉइंट है, जैसे मान लीजिए अपन ने फॉर एग्जांपल डी मान लिया इसको, तो ये दिस इज कॉल्ड हाइट कहलाएगा हमारे पास। तो CD इज समथिंग लाइक दैट हाइट के टर्म्स में है। तो हमने इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, कैलकुलेट करना है। तो आपको A से B तक की जो डिस्टेंस है, हम कोऑर्डिनेट की हेल्प से जाएं तो ग्राफ में यहाँ से स्टार्टिंग और यहाँ पर एंडिंग हो रही है। तो कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ डिस्टेंस कितने कितने यूनिट्स, तो दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5 यूनिट्स। बिकॉज 4 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, तो दैट इज मिला के टोटल लेंथ हो गई हमारे पास A से B तक 5 यूनिट्स। अगर हम हाइट की बात करें तो क्योंकि ये कोऑर्डिनेट 2, 3 है जहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग हो रही है, तो x में 2 कोऑर्डिनेट है, y में 3 कोऑर्डिनेट है। y का जो 3 कोऑर्डिनेट है वो इसकी हाइट है, दैट इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। तो आंसर आ जाएगा 15/2, वी कैन से 7.5 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया कितना है आपके पास, 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो दिस इज अ ग्राफिकल मेथड जिनके हेल्प से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी जाती है, सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के बाद उनका ग्राफ प्लॉट किया जाता है। ग्राफ का नेचर जैसे मैंने आपको बता दिया कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हमेशा स्लैंट लाइन बनेगी। स्लैंट लाइन बन रही है किसी न किसी एक्सेस को ये कट करते हुए या दोनों एक्सेस को कट करते हुए जा रही है। क्वेश्चन में था कि दोनों लाइन्स और जो एक्स एक्सेस है उससे बनने वाले ट्राइंगल को हमें शेड करना है, उस ट्राइंगल के वर्टाइसेस निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस, एंड उसके बाद फाइनली एरिया कैलकुलेट करना है।
तो दिस इज द कंप्लीट ऑब्जर्वेशन फॉर कि अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर ग्राफ आता है और उसका नेचर हमें पता करना है तो उस तरह से हमारे पास ये यूनिक सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक एग्जांपल है जिसको हम ग्राफिकल मेथड से हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के पेयर को सॉल्व किया। इसमें जो ग्राफिकल मेथड में अदर ऑप्शंस में अगर हम जाएं तो हमारे पास जो है नेचर ऑफ लाइन, जैसे मैंने आपको तीनों डिफरेंट केसेस डिस्कशन किए, तो इन शॉर्ट में आपको सेकेंड एंड थर्ड मेथड का सिर्फ एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, नॉट द डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम उसको नहीं फॉलो कर रहे कि हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के तौर पे ना करते हुए हम उन चीज़ों को क्या करते हैं कि आपको सिर्फ एक आइडिया प्रोवाइड कर देते हैं कि अगर लाइंस हमारे पास अदर टाइप की आती हैं जिसमें, तो ग्राफ किस तरीके से बन सकता है। जैसे एक हमने एक एग्जाम्पल नंबर सपोज 2 कंसीडर किया कि हमने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ली 2x प्लस 3y माइनस में 6 इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस में 12 इक्वल्स टू 0। मान लीजिए ये आपके पास अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें अगेन फिर से वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है, सॉल्यूशंस निकालने हैं और उनके बेसिस पर ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि जो लाइंस जो हमने टेबलर फॉर्मेट में एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि नेचर ऑफ द लाइंस किस तरह से हमें मिलेंगी, तो उसके लिए हमने अगर पहले से कैलकुलेट कर ले तो कोफिशिएंट्स अगर हम निकालते हैं a1 अपॉन में a2 की वैल्यू तो 2/4 यानी 1/2 आ रहा है। b1 अपॉन में b2 को कैलकुलेट किया तो 3/6 आया यानी ये भी 1/2 है। और c1 एंड c2 को कैलकुलेट किया तो -6/-12 दैट इज 1/2 आया। तीनों रेशोज इक्वल टू हाफ आ रहे हैं, मतलब तीनों रेशोज आर इक्वल। a1 अपॉन में a2 की वैल्यू, b1 अपॉन में b2 की वैल्यू और c1 अपॉन में c2 का वैल्यू आपस में इक्वल एक दूसरे के। जब इक्वल होती है तो हमारे पास हमें मालूम है कि कोइंसिडेंट लाइंस जाएंगी, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप करती हुई दो लाइंस। उन दोनों ओवरलैप लाइंस को हम अगर कैलकुलेट करना मतलब ग्राफिकल मेथड से ड्रॉ करना चाहें तो वही सेम अप्रोच है हमारे पास। इनके 3-3 सॉल्यूशंस निकालिए, उनको ग्राफ पेपर में उन सॉल्यूशंस को ड्रॉ करते हैं। तो सवाल है कि मैं आपको सिर्फ एक आइडिया प्रोवाइड कर रहा हूं कि अगर अदर इक्वेशंस को आप पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो किस तरह का रिजल्ट मिल रहा है। तो अब ग्राफ हम कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल रहे हैं, ग्राफिकल मेथड से उसका आंसर भी नहीं निकाल रहे हैं, बस आपको बता रहा हूं मैं कि इस तरह की आपके पास कोई लाइंस बनेंगी जो एक दूसरे को क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। मान लीजिए अगर आपको 2 कोऑर्डिनेट से सपोज आंसर निकालना है कि अगर आप, हालांकि 3 कोऑर्डिनेट का मैंने ऑप्शन इसलिए रखा है आपके पास कि कभी एरर हो तो आपको क्रॉस चेक हो सके। बाकी इन शॉर्ट आपके पास चाहें तो आप मेथड से कैलकुलेट जरूर से कर सकते हैं कि वो पॉइंट्स कहाँ से जाएगा। उसका तरीका एक सिंपल ये फॉलो कर सकते हैं आप कि मान लीजिए अगर आपने अगर हम डायरेक्टली x की जगह 0 प्लेस करें तो हमें सीधे y की वैल्यू मिल जाती है। जैसे हम पहली इक्वेशन में अगर हमने 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है तो हम वी कैन से अगर हम x को 0 रखते हैं तो 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 और 3y इक्वल टू 6 हुआ तो y इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो अपने पास एक कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0,2 हो गया। और एक बार आप क्या करिए खुद इसमें जहां पे y है वहां 0 रख कर देखिए, y 0 रखेंगे तो 2x माइनस 6 बराबर 0 या 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 3 रिजल्ट मिलेगा। यानी इसके 2 सॉल्यूशन अगर हम देखा जाए तो इसके 2 सॉल्यूशन, एक तो मान लीजिए 3,0 और दूसरा आपके पास इक्वेशन है 0,2। अगर मान लीजिए अपने पास ये कोऑर्डिनेट इस तरह से दिए गए हैं तो यू कैन से कि 0,2 और 3,0 ये हमारे पास 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो लाइंस कुछ इस तरह से जाएगी। क्लियर। अगर आप मान लीजिए ये इक्वेशन किसकी है, ये 2x प्लस में 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 की है। अगर हम सेकेंड इक्वेशन में, ये सिर्फ क्या है 2 सॉल्यूशंस डायरेक्टली निकालने का कि एक बार x 0 रखिए y निकाल लीजिए, एक बार में y 0 रखकर x की वैल्यू निकाल लीजिए। 2 एक यूनिक सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास कि आप आसानी से इनको कैलकुलेट किया जा सकता है कि मतलब इन शॉर्ट 2 कोऑर्डिनेट के बेसिस पर अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो ये एक बेस्ट टूल होता है। हालांकि 3 कोऑर्डिनेट्स मैंने क्रॉस चेक करने के लिए पर्पज से बोला, कई बार ये इंटीग्रल वैल्यूज नहीं मिलती हैं तो डायरेक्टली रखने पर, तो हम एक प्रॉपर मैनर में जाएं तब उसके सॉल्यूशंस निकालें। ये एक फास्टर प्रोसेस है कि कैसे हम कोऑर्डिनेट्स जल्दी से जल्दी निकाल पाएं।
सेकेंड इक्वेशन को भी अगर हमने फॉलो किया कि 4x प्लस में 6y माइनस 12 इक्वल टू 0 है, इसमें भी अगर एक बार में हमने फॉर एग्जांपल एक बार मान लीजिए x को 0 रखा तो हमारे पास अगेन y इक्वल टू 2 मिल रहा है, और जब हम y 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 3 मिल रहा है। इसका मतलब इसका भी सोल्यूशन 3 0 और 0,2 दोनों में सेम मिल रहा है जो पहले वाले का था। इसका मतलब इसी पॉइंट से फर्स्ट लाइन पास होके गई थी, इसी पर्टिकुलर पॉइंट से कोऑर्डिनेट से सेकेंड लाइन भी पास होके जाएगी दिस, और जिसका नाम अपने पास 4x प्लस में 6y माइनस 12 इक्वल टू 0 है। दोनों इक्वेशंस एक ही पॉइंट से होकर जा रहे हैं, तो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस में हमारे पास ये पता चला कि अगर रेशो इक्वल आ जाए तो हमेशा लाइंस क्या होती, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, और ये हमें एडवांस में ही पता चल जाएगा कि हमारे पास नेचर ऑफ टेबुलर फॉर्मेट का ये बेनिफिट है कि हमें एडवांस में ही पता चल जा रहा है कि लाइंस किस तरह से प्रोपोगेट होंगी, प्रमोट होंगी। तो ये आपको समझ में आया। एंड सिमिलरली मैं अब ग्राफ ड्रॉ नहीं करूंगा। थर्ड एंड फाइनल केस कि अगर मान लीजिए आपके पास अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इस तरह से दी गई हैं कि 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस में 24 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशंस है जिनका ग्राफ प्लॉट करना है। तो कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो a1 अपॉन में a2 यहाँ पे 2/4 यानी 1/2 आ रहा है, b1 अपॉन में b2 आ रहा है 3/6 दैट इज अगेन 1/2 आ रहा है। लेकिन c1/c2 की वैल्यू निकाली तो -6 बाई -24 यानी 1/4 आ रहा है। ये दोनों वैल्यूज तो आपस में इक्वल है, पर दिस इज नॉट इक्वल टू। तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि a1 और a2 तो इक्वल है किसके, b1/b2 के, लेकिन c1/c2 का रेशो जो है वो इसके इक्वल नहीं है। तो हमें बात पता चल गई कि इन इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो लाइंस हमेशा पैरेलल लाइंस बनेंगे। दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, सेम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दो स्लैंट लाइन बनेंगी जिनमें गैपिंग हमेशा इक्वल होगा और पैरेलल लाइंस होगा। और उस केस में हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो नो सोल्यूशन होगा। उसका जो सोल्यूशन होगा नो सोल्यूशन। और इससे पहले हमने जो किया था इसके नंबर ऑफ सोल्यूशंस लिखने की बारी आएगी तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस था उसका हमारे पास रिजल्ट। इसमें इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है और इस तरह का नेचर से हमें नो सोल्यूशन जनरेट होगा। तो ये कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, रेशियोज के बेसिस पर कैसे हम लाइंस का नेचर पता करें, या सपोज उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम उस टेबुलर फॉर्मेट का कैसे यूज कर सकते हैं, कोफिशिएंट की हेल्प से कैसे हम पता कर सकते हैं कि लाइंस कैसे जाएंगी, कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं जो उसको सेटिस्फाई करेगी, एंड सॉल्यूशन का नेचर कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसके बारे में देखा। एंड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट द ग्राफिकल मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आंसर सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करें, दिस द कंप्लीट ग्राफिकल मेथड जिसका मैंने हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताया और इस तरह के लाइंस का फॉर्मेशन हुआ। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ कि आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो ग्राफिकल मेथड है वो हमने कवर अप किया। तो दिस इज द फर्स्ट सेशन, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इट। तो हम इसमें लीनियर इक्वेशन का आगे का प्रोसीजर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।